1. Ignition. Final 10 seconds countdown. 1. Ignition. Live feed. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं 1962 से कि जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार अरूज पर थी। दोनों स्टेट्स के दरमियान टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर के साथ साथ मून मिशन की रेस लगी हुई थी। इसी दौरान 1962 को पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को पहला स्पेसक्राफ्ट रहबर 1 के नाम से लॉन्च करती है। ये मून मिशन की तरफ बढ़ने का पाकिस्तान का पहला कदम होता है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान मून मिशन में कोई नुमाया इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया और इसकी 62 ईयर्स बाद 3 मई 2024 को पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने स्पार्को और चाइना की कोलैबोरेशन के साथ पहला ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। लेकिन बात यहाँ पर यह कि मून मिशन कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो कि पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, जिसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, क्या उसके लिए ये मून मिशन लॉन्च करना ज़रूरी था? आइए मून मिशन को हम इस वीडियो में समझते हैं। चीन के हेनान लॉन्च साइट से रवाना होने वाला iCube कमर पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा है। 1. Ignition. Final 10 seconds countdown. 1. Ignition. You're now watching a live feed from Wenchang Satellite Launch Center. Now watching a live feed. China's Chang'e 6 mission. That's off. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मून मिशन कितनी किस्म के होते हैं। मून मिशन में से एक मिशन स्काईबाई मिशन होता है, जो कि सबसे सिंपल होता है। इस तरह के मून मिशन में स्पेसक्राफ्ट मून के करीब से गुजर जाता है और उसी दौरान मून से साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस मिशन को सबसे पहले जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन ने सक्सेसफुल किया था और उसके बाद मार्च 1959 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सक्सेसफुल किया था। मून मिशन की दूसरी किस्म होती है लूनर ऑर्बिटर मिशन। इस तरह के मून मिशन में स्पेसक्राफ्ट मून के करीब से नहीं गुजरता, बल्कि उसके ऑर्बिटर में गर्दिश करने लगता है। इस मिशन को भी सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1966 में लूनर 10 के जरिए कंप्लीट किया था और 2024 को पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाला सैटेलाइट iCube कमर वो भी इसी तरह का मिशन है। मून मिशन की तीसरी किस्म आ जाती है लूनर लैंडर मिशन। इस तरह के मिशन में स्पेसक्राफ्ट के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है मून के ऊपर। लैंडर मिशन काफ़ी मुश्किल मिशन होते हैं, क्योंकि इस तरह लैंडर को लैंडिंग करवाना काफ़ी मुश्किल काम और रिस्की काम होता है। लैंडर मिशन तब करवाया जाता है कि जब ऑर्बिटर मिशन से कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। लैंडर मिशन की एक अगली किस्म होती है सैंपल रिटर्न मिशन। इस तरह के मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है मून के ऊपर। लैंडर के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है जो कि एनवायरनमेंट को टेस्ट करता है और वहीं से कुछ पत्थरों और सॉइल की कुछ सैंपल लेकर वापस आता है और इस लैंडर को दोबारा ज़मीन के ऊपर लैंडिंग करवाई जाती है। इस तरह के मून मिशन काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि इस तरह के मिशन में आपको एडवांस किस्म का रोबोट चाहिए होता है। इस मिशन को फिर एक दफ़ा सक्सेसफुल किया था सोवियत यूनियन ने 1970 में लूना 16 के जरिए। मून मिशन में एक अगला मिशन होता है ह्यूमन लूनर मिशन। इस तरह के मिशन में इंसानों को स्पेसक्राफ्ट के जरिए मून पर भेजा जाता है और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है, जिसके बाद इंसान वहीं से सैंपल कलेक्ट करके और वापस ज़मीन पर लैंड करते हैं। और इस मिशन को 1969 में अमेरिका सक्सेसफुल बनाता है अपोलो 11 मिशन के ज़रिए। इसमें 3 लोग भेजे जाते हैं नासा की तरफ से, जिसमें 2 लोग चांद के ऊपर कदम रखते हैं और एक ऑर्बिट में ही रहता है। अभी तक सिर्फ नासा ही है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी ह्यूमन मिशन को लेकर। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर मून मिशन इतने कॉस्टली हैं तो उनको क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो इसकी बेसिक वजह यह है कि साइंटिफिक रिसर्च करना, वहाँ पर एनवायरनमेंट को टेस्ट करना और पानी की तलाश करना, और साइंटिस्ट की कोशिश है कि चांद के ऊपर एक बेस बनाई जाए अगर वहाँ पर इंसानों की लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया जाने वाला मून मिशन ऑर्बिटर मिशन की कैटेगरी में ही एग्जिस्ट करेगा, जिसमें सैटेलाइट चांद पर पहुँचकर चांद के ऑर्बिट में घूमने लगेगा और वहीं से एटमॉस्फेयर को टेस्ट करेगा और मुख्तलिफ इमेज कैप्चर करेगा। इसका फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान के पास अपना मून सैटेलाइट होगा, जिसके ज़रिए वो चांद की पिक्चर ले सकता है। iCube सैटेलाइट को पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को और चाइना की कोलैबोरेशन से बनाया था। अभी यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि चाइना ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को बनाने में क्यों मदद की। बात कुछ इस तरह है कि साल 2022 में चाइना ने एप्सको को ऑफर किया था कि हम चैंगई 6 मिशन लॉन्च करने लगे हैं, तो अगर कोई कंट्री हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है। तो पाकिस्तान ने भी इंटरेस्ट शो किया था इस मिशन को लेकर, जिसके बाद पाकिस्तान को मौका मिला इस मिशन में हिस्सा लेने का। एप्सको दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद एशिया रीजन में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। एप्सको के मेंबरशिप में से बांग्लादेश, चाइना, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू, साउथ कोरिया, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं।
iCube सैटेलाइट का टोटल वजन अप्रोक्सीमेटली 7 kg है। ये एक छोटा सा सैटेलाइट है जो कि साइज़ में बहुत बड़ा नहीं है। इस सैटेलाइट के साथ 2 कैमरे लगाए गए हैं जिसका मकसद ऑर्बिटर की, अर्थ की और चांद की पिक्चर लेना है। iCube सैटेलाइट को भेजने का मकसद एक तो चांद की एटमॉस्फेयर को टेस्ट करना है और दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल करना है। iCube सैटेलाइट चांद के करीब पहुंचकर रॉकेट से अलग होकर चांद के गिर्द गर्दिश करने लगेगा। iCube को चांद की साउथ साइड पे भेजा गया है जहां पर लास्ट ईयर इसरो ने अपना चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड करवाया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाला सैटेलाइट iCube कमर सिर्फ चांद के ऑर्बिट में रहेगा। लेकिन चाइना का चैंग E6 मिशन सैंपल रिटर्न मिशन है जिसमें लैंडर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद के ऊपर और लैंडर में से एक रिपोर्ट बाहर आकर सैंपल कलेक्ट करके वापस चला जाएगा लैंडर में और फिर लैंडर को दोबारा ज़मीन के ऊपर वापस बुला लिया जाएगा। और इस मिशन को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए सक्सेसफुल बनाया गया है जिसका टोटल वजन 8,350 किलोग्राम है। दरअसल जितने भी मून मिशन करवाए जाते हैं उनके लिए एक रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन सैटेलाइट को चांद के ऊपर लेके जाता है और फिर लैंडर पार्ट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद के ऊपर लैंड करता है। और ये किसी मुल्क के लिए सबसे महंगा काम होता है स्पेसक्राफ्ट को भेजना। ऐसा कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले अर्थ सैटेलाइट PRSS-1 और PAK-1A को चाइनीज़ रॉकेट लॉन्ग मार्च 2C के जरिए भेजा गया था। इस तरीके को शेयर राइडिंग भी बोला जाता है। इस तरीके को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क भी फॉलो करते हैं। जिस तरह इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो इसके साथ एक विक्रम लैंडर था और एक रोवर प्रज्ञान था। तो इसके साथ नासा का भी स्मॉल पेलोड भेजा गया था जिसका मकसद लेज़र कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था। ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चाइना के मिशन के साथ भेजा है। ज़हन में सवाल तो आता होगा कि पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को ने पहला स्पेस क्राफ्ट रहबर 1 लॉन्च किया था 1962 में। दरअसल उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार लगी हुई थी। दोनों स्टेट के दरमियान मून मिशन की रेस लगी हुई थी। ये भी समझते चल रहे हैं कि कोल्ड वार कोई ऐसी वार नहीं थी कि जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व थी बल्कि पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ खेला जा रहा था। तो उसी दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट अयूब खान अमेरिका जाते हैं। अमेरिकन सदर जनरल अयूब से बात करते हैं और कहते हैं कि हम चांद मिशन को मुकम्मल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन के एटमॉस्फेयर को टेस्ट किया जाए और हम ये भी चाहते हैं कि ये टेस्ट पाकिस्तान परफॉर्म करे और इस टेस्ट के नतीजे में जो रिजल्ट आए वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो इस मिशन के तहत रहबर 1 लॉन्च करने का पाकिस्तान को मौका मिला था 1962 में, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट थे वो अमेरिका ने सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। जिसके बाद अमेरिका अपोलो 11 मिशन 1969 में सक्सेसफुल करने में कामयाब होता है। अभी तक सिर्फ 5 मुल्क ही ऐसे हैं कि जिन्होंने चांद के ऊपर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को 1961 में कायम की जाती है, जबकि हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें तो उसकी नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो 1969 में कायम की जाती है। मतलब पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कायम होने के 8 साल बाद इंडिया अपनी स्पेस एजेंसी कायम करता है। लेकिन इंडिया ने मून मिशन को तरजीह दी और आज इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले टॉप मुल्कों में शामिल हो गया। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें जो कि 2024 के ज़माने में भी आकर सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही लॉन्च कर पाया, वो भी चाइना के थ्रू, जो कि आज से 55-60 साल पहले सोवियत यूनियन लॉन्च कर चुका था। लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि इन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी सैटेलाइट भेजने में। स्पेस मिशन भेजने में बहुत सी वजूहत होती हैं। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए इकॉनमी और पोलिटिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सैटेलाइट क्यों भेज दिया मून के ऊपर, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल तो देखें। IMF से आपको कर्जा नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक काम नहीं हो रहा तो आप दूसरा काम बंद कर दें। इस तरह तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। आप टूरिज्म करने क्यों जाते हैं? क्यों आपको मुल्क की फ़िक्र नहीं है? पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात तो देखें और आपको टूर करने की पड़ी हुई है। पाकिस्तान चांद पर ना जाए फिर मसला, चांद पर चला जाए फिर मसला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक अगर कोई फीडबैक है तो लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।